हेलो एवरीवन। हमारा क्लास 9th की फिज़िक्स का चैप्टर 9 चल रहा है, ग्रेविटेशन। तो अभी तक हम लोग काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था थ्रस्ट और प्रेशर के टर्म्स को। हमने देखा था कि ये दोनों क्या होते हैं। हमने देखा था कि थ्रस्ट क्या होता है, इट्स जस्ट अ फोर्स, है ना, अ परपेंडिकुलर फोर्स। और प्रेशर क्या होता है, इट इज़ द कितना फोर्स एक्ट कर रहा है पर यूनिट एरिया। तो ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। इस लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे ऑन द प्रेशर इन फ्लूइड्स। हम प्रेशर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे वो प्रेशर जब फ्लूइड्स पे लगता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, कैसे एक्ट करता है, हम ये सब देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम ये टॉपिक देखें तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्लूइड्स क्या होते हैं, व्हाट आर फ्लूइड्स। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फ्लूइड्स आर एनीथिंग दैट फ्लो। ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि फ्लो कर रहा है उसे हम कहते हैं फ्लूइड्स। ठीक है, तो अगर हम इस बात को लिखें, प्रेशर इन फ्लूइड्स। ठीक है, तो फ्लूइड्स आर द सब्सटेंसेस विच फ्लो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं द सब्सटेंसेस which flow are called fluids। ठीक है, ये तो सिंपल भाषा में हो गए। तो what are fluids, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिक्विड्स। हम सब जानते हैं लिक्विड्स, चाहे कैसे भी लिक्विड्स हो, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ये जितने भी हमारे लिक्विड्स होते हैं ये सब क्या होता है, ये फ्लो करते हैं, तो ये फ्लूइड्स हैं। एंड सिर्फ लिक्विड्स ही नहीं, लिक्विड्स एंड गैसेस, गैसेस भी फ्लो करते हैं। तो लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। क्यों? क्योंकि ये फ्लो करते हैं। दे हैव, अगर आप इन्हें एक हाइट से अगर नीचे किसी, जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल है वाटरफॉल का। तो जैसे हाइट पे हम सबने देखा क्या होता है कि एक हाइट पे मान लो इसकी कुछ हाइट है h, ठीक है, यहाँ से अगर पानी का कहीं से पानी आ रहा है और फ्रॉम दिस हाइट, तो हम क्या देखेंगे, या डैम्स का केस मान लो, कुछ भी मान लो, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे हाइट ज़्यादा है और ये एक ज़्यादा प्रेशर पे है। तो क्योंकि प्रेशर से आ रहा होता है, तो वहाँ से अगर ये नीचे डाउन द हिल जाएगा या फिर डाउन द डैम जाएगा तो क्या ये बहुत कन्वीनियंटली फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में अलॉन्ग द प्रेशर ग्रेडियंट। क्यों? क्योंकि नीचे ये जो बॉटम है यहाँ पे क्या है, प्रेशर कम है, और ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ पे प्रेशर हाई है। तो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है, हमारे फ्लूइड्स जो है, हमारा जो लिक्विड है, पानी है मान लो यहाँ पे, तो पानी विल फ्लो, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे फ्लूइड्स। ठीक है, सिमिलरली गैसेस, हम सब ने बचपन में कन्वेक्शन या अलग अलग गैसेस के फ्लो के बारे में पढ़ा है कि क्या होता है, गैस क्या होता है, हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, तो वो भी फ्लूइड हुआ। तो इन शॉर्ट व्हाट इज फ्लूइड, एनीथिंग दैट फ्लोज, और इसके एग्जांपल से मेनली आता है लिक्विड्स एंड गैसेस आर कंसिडर्ड फ्लूइड्स। ठीक है, ओके। तो अभी तक हम लोग जो हैं, जितने भी हमारा मेन जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था पिछले लेक्चर में भी, जब हम प्रेशर और थर्स्ट को समझ रहे थे, तो हमने क्या देखा था, हमने ज्यादातर सॉलिड एग्जांपल्स देखे थे। मतलब मैटर के 3 स्टेट्स हमने पढ़े हैं, हालांकि 5 होते हैं लेकिन हमने 3 पढ़े, क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो अभी तक हम सॉलिड्स की बात कर रहे थे। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स आर समथिंग दैट हैज डेफिनेट शेप। हमने वो वुडन बॉक्स का एग्जाम्पल किया था, तो उसमें हमने प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट को समझा था। तो एक सॉलिड, कोई भी सॉलिड मटेरियल है या वुडन ब्लॉक है या कुछ है, तो वो किस तरह से प्रेशर लगाता है, वो प्रेशर लगाता है अपने सरफेस पे। ठीक है, अ सॉलिड, अगर मैं इस बात को लिखूं क्या होता है, चलो इसको अलग से लिखते हैं। तो प्रेशर इन फ्लूइड समझने से पहले हम थोड़ा कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़े तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉलिड किस तरह से प्रेशर लगाता है, अ सॉलिड exerts pressure on a surface, किसकी वजह से, ड्यू टू इट्स वेट। ये हमने देखा था क्यों लगाता है वो। हमने पिछले लेक्चर में जब हम प्रेशर के टर्म को समझ रहे थे, प्रेशर क्या समझा था हमने, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये कहा था हमने, दिस इज इक्वल टू प्रेशर। अब फोर्स क्या होता है, अगर हमने देखा था कि जब हम पिछले कुछ यूनिट्स में जब हम देख रहे थे, जब हम वेट की बात कर रहे थे, तो व्हाट इज वेट, वेट इज द फोर्स विथ विच द ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। तो वेट भी फोर्स ही है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू वेट अपॉन द एरिया।
क्योंकि वेट भी फोर्स ही है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि एक सॉलिड किस तरह से प्रेशर लगाता है एक सरफेस पे, किसकी वजह से, उसके वेट की वजह से। तो वो अपने वेट की वजह से जो है प्रेशर लगाता है। इसी तरीके से अगर हम कंपैरिजन करें तो इवन जब हम फ्लूइड्स की बात करेंगे तो फ्लूइड्स के केस में भी एग्जैक्टली वही बात है, क्योंकि फ्लूइड्स में भी तो वेट है। अगर आप पानी लो, कुछ अमाउंट ऑफ पानी एक कंटेनर में रखो, तो पानी का भी तो वेट हुआ। तो जो फ्लूइड्स है उनके पास भी अपना वेट होता है और उसी वेट की वजह से वो प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, जहां पर भी उन्हें स्टोर किया जाए। जैसे कि मान लो ये कोई कंटेनर है, ठीक है, बीकर है, ग्लास है, जो मान लो जैसे ये कोई कंटेनर है, ठीक है। अब इसमें मैंने पानी भर दिया, ठीक है। तो अगर मैंने इसमें पानी भर दिया तो अब इस पानी का कुछ वेट होगा, क्योंकि वेट तो आप किसी भी चीज का मेजर कर सकते हो। वेट क्या होता है? वो बस फोर्स ही है जिससे वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। व्हाट इज वेट? वेट को हम कैसे लिखते हैं? वेट इज इक्वल टू मास। जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें वेट चाहिए उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, और जी क्या था यहाँ पे? जी वॉज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कितने एक्सेलरेशन के अमाउंट में वो नीचे अट्रैक्ट हो रहा है। और जी की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या था वो? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो वेट तो आप किसी भी चीज का ले सकते हो। क्यों? क्योंकि सब में मास तो होगा ही, कुछ ना कुछ मास तो सब में होगा। हर ऑब्जेक्ट में, हर बॉडी में मास है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, मास सब में होगा। तो मास को जब हम उसके जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेट मिल जाएगा। तो जिस तरह से एक सॉलिड प्रेशर लगाता है अपने वेट की वजह से, वैसे ही एक फ्लूइड, जैसे इस केस में वाटर हम ले रहे हैं, तो वाटर का भी अपना वेट होगा। तो वो इस वेट की वजह से जो है प्रेशर लगाएगा, ठीक है। अब वो कहाँ कहाँ प्रेशर लगा सकते हैं? जैसे अगर वो इस कंटेनर में इनक्लोज्ड है तो वो कहाँ कहाँ प्रेशर लगाएगा? वो लगाएगा बेस पे, जो कि ये है ना, दिस इज द बेस ऑफ द कंटेनर। तो ये जो वाटर है ये बेस की तरफ प्रेशर लगा सकता है। और कहाँ लगाएगा? उसके वॉल्स पे लगाएगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरफ, है ना। तो वो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो बेसिकली वो हर तरफ जितने भी एरिया में हमने पानी को रखा है ग्लास के अंदर, उस पूरे एरिया में वो अलग अलग जगह पे, उसके बेस पे, उसके वॉल्स पे प्रेशर जो है लगाएगा, ठीक है, ओके। तो ये हर डायरेक्शन में होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बात से हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि न सिर्फ सॉलिड्स बल्कि फ्लूइड्स क्या हुए, लिक्विड्स और गैसेस, वो भी एग्जिबिट करते हैं। तो इन बातों को समझने के लिए हम और थोड़े रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेते हैं, और अगर उनसे हम समझने की कोशिश करें, जैसे कि अगर आप स्विमिंग करो एक पूल में, ठीक है, तो क्या होता है, आप एक्सपीरियंस करोगे कि जब आपको जितना अपना वेट फील होता है पानी के बाहर, मान लो आपको अपना वेट फील हो रहा है पानी के बाहर 50 न्यूटन, ठीक है, मान लेते हैं हम ऐसा फील कर रहे हैं कि हमारा वेट आउटसाइड द वाटर इज 50 न्यूटन्स। वहीं अगर आप पानी के अंदर जाओ तो ये क्या फील होगा? ये एक ऑब्जर्वेशन होगी जो आप देखोगे कि पानी के अंदर जाने के बाद आपका जो वेट है वो आपको कम महसूस होगा, यू विल फील लाइटर, ठीक है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जाम्पल से, सिचुएशन से रिलेट करें तो हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं ये बातें। सबसे पहली बात तो स्विमिंग में, अगर इफ एनीबडी नोज, अगर किसी को स्विमिंग आती है तो वो उसने देखा होगा। ये सबसे पहला क्या होगा कि वी फील लाइटर, है ना, वी फील लाइटर इनसाइड अ स्विमिंग पूल, है ना। अगर हम स्विमिंग पूल में हैं तो वहां पे हमें हमारा वेट कंपेरेटिवली कम लगता है, ठीक है। ये एक फर्स्ट जो है प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है दिस प्रेशर इन फ्लूइड्स में, ठीक है। अब अगर हम और थोड़े एग्जांपल्स ले, जैसे कि अगर आपने कभी पानी निकाला हो, कहाँ से? वेल से, या फिर अगर जो कुआं होता है उससे अगर आप किसी बकेट से पानी निकालोगे तो क्या होगा? यू विल फील, ये जनरली जो है ये फील होता है कि जब तक वो बकेट, जैसे मान लो ये वेल है, ठीक है, ये कुआं है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ पे ये एक बकेट है जिसके अंदर आप पानी भर के इसे ऊपर की तरफ निकाल रहे हो। तो क्या नोटिस करोगे? जब तक ये बकेट पानी के अंदर हो, मतलब इस कुएं के अंदर हो, मतलब पानी में सबमर्ज्ड हो, पानी के अंदर हो, तो फील होगा कि ये जो बकेट का जो वेट है वो काफी कम होगा।
लेकिन जैसे ही आप इसे पानी से बाहर निकालोगे तो देखोगे कि इसी बकेट का वेट बढ़ गया, मास का जो वेट फील होगा वो बढ़ गया है। जबकि सेम पानी के अंदर आपको, लेट्स इमेजिन, अंदर हमें फील हो रहा था 20 न्यूटन्स, लेकिन जब आपने बाहर निकाला तो यहाँ पे बाहर निकालने के बाद फील करोगे कि इसका वेट अचानक से आपको लेट्स से थोड़ा ज्यादा फील हो रहा है, लेट्स से 40 न्यूटन्स फील हो रहा है। तो ये एक इंक्रीज आप देखोगे, एक इंक्रीज इन वेट आप फील करोगे दिस बकेट ऑफ वाटर में, जब इसे आप पानी के अंदर से बाहर निकालो। ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हुई जो हम देख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द वेट ऑफ द बकेट इज फेल्ट मोर व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है जो आप नोटिस करोगे कि ऐसा होता है। ठीक है, और एग्जांपल्स अगर हम मान लो हम शिप्स को देखें, ठीक है, शिप्स हो गए, बोट्स हो गए, उनको अगर आप देखो तो क्या होता है, वो किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं आयरन से, स्टील से, है ना। कभी भी क्या आपने देखा है कि जो इतने भारी मेटल्स होते हैं आयरन और स्टील, लेकिन क्या जो शिप्स जो इनसे बनते हैं क्या वो पानी में डूबते हैं? वो नहीं डूबते। लेकिन अगर उतने ही मास का हम कोई आयरन शीट ले ले, ठीक है, आयरन शीट ले ले, और अगर हम उसको पानी में डालें तो क्या होगा? वो इमीडिएटली सिंक कर जाएगा, पानी के नीचे बॉटम पे चला जाएगा, है ना। तो ये नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता ये अभी हम आगे देखेंगे। तो दिस इज द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट यू हैव, दैट शिप्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील do not sink, है ना, while the iron sheets of same mass does, है ना। तो ये एक नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है जो हमने देखा हुआ है अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में। तो अगर हम ये सब देखें, इन सब बातों को समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे इन बातों को समझने के लिए हम एक नया फिजिकल टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि एक्सप्लेन करेगा कि ये सारे जो हम ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्यों हो रहे हैं। तो वो फिजिकल टर्म है, उसे हम करेंगे बॉयंसी। क्या कहेंगे? बॉयंसी। तो व्हाट इज बॉयंसी? अगर कोई आपसे पूछे दैट व्हाट इज बॉयंसी, उसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करोगे? तो बॉयंसी अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो देखो, हम सब जानते हैं कि जो अर्थ है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अगर हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझे जो अभी हमने लिया था, लेट्स इमेजिन कोई भी अगर हम बॉटल लें, ठीक है, लेट्स टेक अ बॉटल एग्जांपल के लिए, और उससे हम बॉयंसी के टर्म को समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कोई बीकर है, कोई ग्लास है जिसमें हमने पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हमने पानी भरा हुआ है, और यहां पर इसके अंदर यहां हमने एक बॉटल इसके अंदर सबमर्ज कर दी है। ठीक है, ये मान लो ये कोई बॉटल है। ठीक है, अब ये बॉटल इसके अंदर यहाँ पे पानी के अंदर है, ये इस बॉटल की नेक हो गई और ये इसका लिड हो गया। ठीक है, तो ये एक बॉटल है जिसको हमने पानी के अंदर, ये पूरा यहाँ पे पानी है, ठीक है, तो पानी के अंदर हमने इस बॉटल को सबमर्ज कर दिया। अब क्या होगा? अब अगर यहाँ पे हम देखें कि सबसे पहले तो, क्योंकि देखो ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो आइडियली क्या होना चाहिए? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करनी चाहिए। ठीक है, जो कि क्या है, वाटर इस बॉटल को अपनी तरफ खींचेगा। अर्थ विल अट्रैक्ट द बॉटल नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है। तो एक तो ये चीज होनी चाहिए, तो ये बात एक है। लेकिन आप क्या देखोगे, अगर आप बॉटल को नीचे की तरफ धक्का मारो, जितना ज्यादा आप नीचे की तरफ उसको धक्का मारोगे उतना ज्यादा आप एक फोर्स एक्सपीरियंस करोगे। कौन सी डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ। अगर हम इस बॉटल को पानी के नीचे की तरफ फोर्स देंगे, हम देखेंगे कि हमें ऊपर की तरफ एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होती है। तो ये क्यों हो रहा है? ये क्यों है? ये फोर्स
फोर्स कौन लगा रहा है? ये फोर्स लगाता है वाटर, ये वाटर, ठीक है। तो मैं कहूंगी इसको Fw, मतलब दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल। तो ये पानी है, ये जो पानी ये बॉटल के ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स Fg जो कि नीचे की तरफ खींच रही है बॉटल को। तो ये दो ऑपोजिंग फोर्सेस जो हैं ये एक्ट करेंगे इस बॉडी पर, जो कि यहाँ पे बॉटल है, अगर हम उसको पानी में इमर्स करें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम इस बॉटल को पुश करें, मतलब नीचे की तरफ धक्का मारे, जितना ज्यादा हम उसको पुश करेंगे उतना ज्यादा जो है हमें फील होगा कि बॉटल ऊपर की तरफ आ रहा है, या फिर हमारा जो फोर्स है जो पानी लगा रहा है इस बॉटल पे वो बढ़ता जा रहा है। जितना ज्यादा आप इसे नीचे की तरफ पुश करोगे उतना ज्यादा जो अमाउंट या फिर उतना जो मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का, मतलब द फोर्स ऑफ वाटर, वो उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जो हम शायद बहुतों ने देखी होगी। तो ये एक चीज है जो कि होती है। अगर हम ये समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम बॉटल को नीचे डुबा रहे हैं तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है पानी के जरिए वो क्यों लग रही है, तो इसका रीजन यही जो एक अपवर्ड फोर्स लग रही है, इसी अपवर्ड फोर्स को हम कहते हैं बॉयंसी, ठीक है। अगर मैं इस बात को लिखूं इस एग्जाम्पल में तो क्या लिख सकते हैं? द अपवर्ड फोर्स, फोर्स किसकी तरफ है? ऊपर की तरफ है। तो ये अपवर्ड फोर्स जो कि कौन एक्सर्ट कर रहा है? पानी। इट इज एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल इज नोन एज पॉइंट फोर्स। Point would be like this, is known as buoyant force, ठीक है। इसको हम एक और नाम क्या दे सकते हैं? अप थ्रस्ट। क्या दे सकते हैं? अप थ्रस्ट। ये नाम कैसे आया? हमने पिछले लेक्चर में थ्रस्ट पढ़ा था। थ्रस्ट क्या होता है? इट इज द फोर्स, इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स, है ना, उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। अब क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे अप थ्रस्ट। मतलब एक ऐसी परपेंडिकुलर फोर्स, लग तो ये फोर्स भी परपेंडिकुलर रही है ना, इसका सरफेस क्या है? ये है, मतलब इस तरफ से सरफेस है, बॉटल का भी सेम यही सरफेस है, पर फोर्स कहाँ लग रही है? ऐसे, ऑपोजिट। तो ये डायरेक्शन क्या है? ये तो 90 डिग्री बना ना यहाँ पे भी, और अगर इसको एक्सटेंड करो तो ये भी 90 डिग्री। तो ये है एक ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो थ्रस्ट है तो इसलिए हम इसे कहेंगे अप थ्रस्ट। लेकिन इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? बॉयंट फोर्स, ठीक है, विच इज द बॉयंसी, ठीक है। तो इतनी बात अभी तक हमने इस बात को समझी। और ये किस फोर्स के ऑपोजिट है? ये है ग्रेविटेशनल फोर्स के, मतलब इस फोर्स के ऑपोजिट एक्ट कर रही है। तो अगर हम इसमें थोड़ा आगे चलें इसी एग्जाम्पल में, अगर इसको और समझे तो जनरली हम क्या देखेंगे? ये कॉमन ऑब्जर्वेशन से आप बता सकते हो कि जब भी अगर ये बॉटल खाली है, इस पूरे टाइम में हम ये इमेजिन करें कि बॉटल खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें इस एम्प्टी बॉटल को जनरली क्या आएगा? ये बार बार ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, अप थ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स। इसकी वजह से क्या होगा? ये बार बार ये जो बॉटल है ये सरफेस पे आ जाएगी, ठीक है, ये नीचे नहीं जाएगी, ये सरफेस पे आ जाएगी। ऐसा क्यों? तो अगर हम थोड़ा रिकॉल करें तो हमने अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। क्या था उनके बारे में? अगर हम इसमें शॉर्ट में रिकैप करें तो अनबैलेंस और बैलेंस फोर्सेस के केस में क्या होता था? एक ऑब्जेक्ट अगर इसके दो तरफ हम इसको फोर्स लगा रहे हैं, एक तरफ यहाँ से भी और एक तरफ यहाँ से भी, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हम सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इस तरफ हम 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या होगा? अगर हम ऐसा होगा तो ये किस ऑब्जेक्ट किस, मान लो ऑब्जेक्ट एक्स है ये, ठीक है। तो ये जो एक्स ऑब्जेक्ट है किस तरफ मूव करेगा? उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पे ज्यादा फोर्स लग रही है। तो 15 न्यूटन की फोर्स ज्यादा है तो ये किस डायरेक्शन में लग रही है? इस डायरेक्शन में। तो ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरफ होगा? ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम यही अनबैलेंस्ड फोर्सेस यहाँ पे एग्जाम्पल में लें और इसको समझें, तो ये जो बॉटल है ये नीचे नहीं जा रही है, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? ये वाटर के जरिए जो फोर्स लगाया जा रहा है उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ डायरेक्शन में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों फोर्सेस जो एक्ट हो रही है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स और वाटर वाली फोर्स, ये दोनों अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। और इनमें से ज्यादा कौन सा है? इस बॉटल के मोशन से हम बता सकते हैं, क्योंकि बॉटल बराबर सरफेस पे आ रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, नीचे नहीं जा रही। तो ये वाला फोर्स ज्यादा हुआ, मतलब द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर इज ग्रेटर, है ना, दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स।
तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो बॉटल है ये नीचे चले जाए, ऊपर ना रहे, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि हमें एक एक्सटर्नल फोर्स देनी होगी, जो कि अगर हम इससे फाइनली इससे ज़्यादा हो, जैसे कि इस केस में मान लेते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका अमाउंट है 10, ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 10 न्यूटन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स जो कि पानी लगा रहा है इसका अमाउंट है, मतलब ये जितने अमाउंट से पानी लगा रहा है दैट इज 20, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वाटर के जरिए जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी वजह से बॉटल किस तरफ जा रहा है, वाटर वाले फोर्स की तरफ। तो इसकी अगर हम ये करें कि 10 में हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, थोड़ा अपनी तरफ से ज्यादा फोर्स लगाएं, 10 न्यूटन और फोर्स लगा दें और 10 न्यूटन लगा दें, तो क्या होगा, ये 10 न्यूटन जो कि ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फोर्स है प्लस जो हमने लगाया वो ऐड होके क्या होगा 20 न्यूटन बन जाएंगे, जो कि इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो क्या होगा, जो हमें एक ऊपर की तरफ जो एक फोर्स लग रही है पानी की विच इज द बॉयंट फोर्स, उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो क्या होगा, अल्टीमेटली द बॉटल विल सिंक, है ना, वो नीचे की तरफ बॉटम की तरफ चला जाएगा। तो ये एक बात हम देख सकते हैं। तो ये बात ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो इधर हमने क्या किया, हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट था, जहां पे जो अपवर्ड फोर्स है मतलब द फोर्स बाय वाटर ज्यादा थी, हमने कम वाली फोर्स पे एडिशनल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ताकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए और पानी हम ये जो बॉटल है फाइनली नीचे बॉटम की तरफ सिंक करे, डूबे, मतलब डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए, ठीक है। तो ये बात हमने बॉयंसी को समझने के लिए ये एग्जाम्पल कंसिडर किया एंड आई होप ये क्लियर होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। समझते हैं कि क्यों कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे, तो चलो हमने बॉटल की बात करी, लेकिन अगर आप एक एग्जाम्पल लो कि जैसे अगर आप स्टोन लो, पत्थर, ठीक है, और उसको इसी बीकर में इतना ही पानी भराओ, अगर इसमें सबमर्ज करो, तो क्या वो इस तरह से ऊपर सरफेस पे तैरेगा या वो नीचे चला जाएगा। तो ये सब हम जानते हैं कि अगर हम एक स्टोन लेंगे तो वो नीचे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। आप बहुत लोग बोलेंगे कि उसका मास ज्यादा है, इसकी वजह से वो नीचे चला जाएगा। तो ये बात तो एक फैक्ट है कि मास डज अफेक्ट कि एक ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स ये बॉटल क्या कर रही थी, ये बॉटल फ्लोट कर रही थी, है ना। लेकिन जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो क्या हो गया, ये नीचे चली गई। तो अब हम देखेंगे, हमें तो इसको तो सिंक कराने के लिए फोर्स लगानी पड़ी, लेकिन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि नेचुरली सिंक करते हैं, नेचुरली फ्लोट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है अब हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम पूछते हैं वो ये कि व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं, मतलब सरफेस पे तैर रहे होते हैं, या फिर सिंक कर जाते हैं, या फिर डूब जाते हैं। तो अगर हम इसके लिए एक एक्टिविटी करें, सिंपल सी एक्टिविटी है। अगर हम मान लो एक बीकर लें, फिर से हम एक बीकर कंसिडर करते हैं और इसमें हमने पानी भर दिया, ठीक है, फिर से इट इज फिल्ड विद वाटर, हमने ये कर दिया, ओके। अब हमने क्या किया, हमने एक आयरन नेल लिया, मतलब कील ली, ठीक है। तो ये ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने ऑब्वियसली उसको सरफेस पे डालेंगे, तो ये है एक नेल, एक की जो कि आयरन की बनी है, ठीक है। तो दिस इज एन आयरन नेल, ठीक है, और ये सबसे पहले हमने सरफेस पे डाला, ओके। उसके बाद अब दिस इज, ये क्या है, आयरन नेल, ठीक है। अब आप सब देखोगे, सब जानते हैं कि अगर हम इसको छोड़ दें यहाँ पे भी, सरफेस पे भी, तो क्या यही रहेगा जैसे बॉटल रह रही थी? नहीं, ये क्या होगा, ये सिंक कर जाएगा। मतलब ये थोड़ी देर बाद ये नीचे 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 आते हुए क्या हो जाएगा, ये बॉटम पे आ जाएगा, बॉटम ऑफ द बीकर के, है ना। ये हमें पता है कि ये सिंक करेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या इस टाइम में जैसे पिछले केस में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी, वाटर का फोर्स लगा रहा था, तो इस केस में क्या वाटर ने फोर्स नहीं लगाया? लेकिन नहीं, पानी तो फोर्स लगाएगा। तो इधर भी सेम चीजें हो रही थी। नीचे की तरफ क्या था, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, ऊपर की तरफ क्या था, वाटर का फोर्स लग रहा था। ये दोनों फोर्सेस तो इस केस में भी लग रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या इस टाइम में जैसे पिछले केस में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी, वाटर का फोर्स लगा रहा था, तो इस केस में क्या वाटर ने फोर्स नहीं लगाया? लेकिन नहीं, पानी तो फोर्स लगाएगा। तो इधर भी सेम चीजें हो रही थी। नीचे की तरफ क्या था, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, ऊपर की तरफ क्या था, वाटर का फोर्स लग रहा था। ये दोनों फोर्सेस तो इस केस में भी लग रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ,
तो इसको समझते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स लगी, ठीक है, द फोर्स ऑन ग्रेविटेशन, इसने क्या किया, इसने अट्रैक्ट किया इस नेल को नीचे की तरफ अपनी तरफ, तो ये पहली बात हुई। और इसके साथ साथ एक अप थ्रस्ट भी लगा, ये फोर्स है ना, द फोर्स बाय वाटर, हमने ये भी लगाया, ये क्या है, बॉइंट फोर्स है, ये भी लगी, तो ये दूसरी बात हुई। लेकिन जो डाउनवर्ड फोर्स था, मतलब जो कि नेल को नीचे की तरफ खींच रहा था, जो कि द ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किससे ज्यादा था, वो इस अप थ्रस्ट वाली फोर्स से ज्यादा था। तो दिस एफ जी, मतलब द ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में वाज ग्रेटर देन द फोर्स ड्यू टू वाटर। तो ये एक बात है जो इस केस में जो एक्चुअली रीजन है क्यों ये जो नेल है ये नीचे डूब गया, जो सिंक कर गया, ठीक है। ओके, तो ये हम अपना केस 1 मानते हैं, दिस इज द केस 1, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस। और यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहाँ पर भी दोनों फोर्सेस लगी, लेकिन इस केस में जो नेल है वो सिंक कर गया। क्यों कर गया, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा थी कंपेयर्ड टू द फोर्स ड्यू टू वाटर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस है। अब अगर हम आगे जाएं और हम कंसिडर करें, फिर से एक और बीकर लेते हैं, ठीक है, लेट्स टेक अनदर बीकर, और उसमें ये एक और बीकर है और इसमें हमने फिर से पानी भर दिया है, ठीक है, इसमें फिर से पानी है, लेकिन इस बार हमने इसमें क्या डाला, हमने डाला, इसमें 2 चीजें डाली, एक हमने डाला कॉर्क का पीस, कॉर्क का पीस, कॉर्क पता हो तो कॉर्क क्या होता है, कॉर्क एक बहुत हल्का सा एक बार्क होता है, एक ट्री का, एक पेड़ का बार्क होता है, तो वहां पे क्या होता है वो बहुत हल्का होता है, उसको अगर आप उठाओ तो बहुत बहुत लाइट होता है, तो ये होता है कॉर्क। और एक आयरन नेल है, एक और दोबारा केस में हमने यहाँ पे कॉर्क लिया है और यहाँ पे एक आयरन नेल लिया है, ठीक है, और हमने दोनों को साथ में डाला है, तो दिस इज अ कॉर्क, इस शेप का होता है वो कुछ, और यहाँ पे सिमिलरली हमने यहाँ पे एक आयरन नेल लिया है। तो हमने इस बार 2 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं और दोनों को यहाँ डाला है और इस बीकर में पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इन दोनों के जो बिहेवियर है इसमें क्या डिफरेंस होगा, तो अगर हम यहाँ पे इस केस में सिर्फ कॉर्क का केस कंसिडर करें, अगर यहाँ पे सिर्फ हम कॉर्क का केस कंसिडर करें तो क्या होगा, हम जानते हैं क्योंकि ये बहुत हल्का है, मैंने बोला इसका मास बहुत कम होता है, ये बहुत हल्का होता है, तो क्या होगा, ये फ्लोट करेगा, ये बिल्कुल जैसे वो खाली प्लास्टिक की बॉटल पिछले केस में हमने देखा था वो फ्लोट कर रही थी, बिल्कुल वैसे ये भी फ्लोट करेगा, सरफेस पे फ्लोट करता रहेगा। अब क्यों फ्लोट करेगा, और जबकि दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ये जो नेल जब हमने डाला, नेल तो नीचे डूब गई, नेल विल सिंक, तो क्यों हुआ इनमें, इन दोनों के बिहेवियर में इतना डिफरेंस क्यों है, तो इसकी वजह से द रीजन इज द डिफरेंस इन द डेंसिटीज। क्या है, क्यों ये फ्लोट कर रहा था और ये सिंक हो गया, क्यों, बिकॉज ऑफ द, इसका रीजन अगर हम समझे तो द रीजन इज द डेंसिटी, ठीक है। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की, नेल और कॉर्क की जो डेंसिटी है वो अलग अलग है, ओके, तो अलग है मतलब अगर हम देखें, सबसे पहले तो हम समझते हैं व्हाट इज डेंसिटी। तो अगर हम डेंसिटी को समझें तो हमने ये पढ़ा है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पता लगाना है वो कितना है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, डेंसिटी इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन, मतलब डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और मास, अगर हमें दोनों चीजें पता हो तो हम उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बिहेवियर में डिफरेंस क्यों है, कि क्यों नेल जो है वो नीचे चला गया सर बॉटम पे और ये जो कॉर्क है ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा था, द रीजन इज द डिफरेंस इन द डेंसिटीज, ठीक है। अब अगर हम देखें, ये जो कॉर्क की जो डेंसिटी है वो कम है कंपेयर टू क्या, कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम दोनों केसेस में 2 कंडीशंस डिस्कस करेंगे, 2 केसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो केस हम लेंगे वो है, इसको अगर मैं रीड्रॉ करूं तो हम क्या समझ सकते हैं, तो हम यहाँ पे 2 केसेस लेते हैं। सबसे पहला केस हम लेंगे जहां पे हमने यहाँ पे एक बीकर लिया है, ठीक है, यहाँ पे एक बीकर है एंड इट इज फिल्ड विद वाटर, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिया है और इधर भी हमने एक और बीकर लिया है, इसको भी सेम हम पानी से भर देते हैं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ हमने लिया है एक आयरन नेल, और हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो नीचे सिंक कर जाएगा
ऐसे, ठीक है, सरफेस पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कॉर्क है और वो जो है वो फ्लोट करता रहेगा, वो नीचे नहीं आएगा। तो रीजन क्या है, हमने अभी कहा रीजन है द डिफरेंस इन द डेंसिटीज, इन दोनों का डेंसिटी अलग अलग है, तो हम उसको कंपेयर करते हैं। तो हम यहाँ पे दो डेंसिटीज की बात करेंगे। एक है डेंसिटी ऑफ कॉर्क। तो अगर मैं डेंसिटी ऑफ कॉर्क की बात करूं तो मैं इसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करती हूँ, स्मॉल d1, ठीक है, डेंसिटी ऑफ कॉर्क। और अगर मैं बात करूं डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर क्यों, क्योंकि ये पानी में है, पानी में सबमर्ज्ड है, तो मैं इसे d2 मान लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से बात करेंगे डेंसिटी ऑफ नेल, हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ नेल, तो ये d3 मान लेते हैं। और डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर वो तो सेम ही है, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये d2 है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डेंसिटी ऑफ दी सब्सटेंसेस जो भी डाले हैं हमने, और जिस चीज में डाले, मतलब जैसे पानी है यहाँ पे, तो पानी की डेंसिटी हमने कंसीडर की। अब हम देखते हैं कि इन दोनों केसेस में क्यों ऐसा हो रहा है कि जो नेल है वो सिंक कर रहा है जबकि कॉर्क है ये फ्लोट कर रहा है। इसका रीजन ये है कि ये जो डेंसिटी ऑफ कॉर्क है, मतलब यहाँ पे d1 वो क्या है, दैट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, d1 इज लेस देन d2 विच इज डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये जो डेंसिटी ऑफ कॉर्क है वो डेंसिटी ऑफ वाटर से कम है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस केस में जो फोर्स लगा रहा है पानी, मतलब इधर एक फोर्स लग रहा है Fw ऊपर की तरफ, जो कि क्या लगा रहा है, वाटर लगा रहा है, और एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है Fg, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है पानी की वजह से, जो कि जिसको हमने अप थ्रस्ट या बॉइंट फोर्स कहा, वो जो फोर्स है दैट इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द कॉर्क। ये जो कॉर्क है इसका भी कुछ वेट होगा, हम मान लेते हैं कि इसका जो वेट है, वेट ऑफ द कॉर्क, वेट ऑफ कॉर्क इज इक्वल टू W1, ठीक है, W1 मान लिया हमने। तो हमने कहा कि ये जो अपथ्रस्ट है, मतलब जितना ये जो फोर्स लगा रहा है Fw, वो किससे ज्यादा है, वेट से। वेट क्या है, फोर्स है, फोर्स किधर, नीचे की तरफ लग रही है, मतलब नीचे की तरफ, मतलब Fg ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस केस में बेसिकली Fw इज ग्रेटर देन Fg, मतलब Fw इज ग्रेटर देन Fg। ये दो बातें हैं जो हमने देखी कॉर्क के केस में। एक क्या कि जो डेंसिटी ऑफ कॉर्क है वो डेंसिटी ऑफ वाटर से कम है, और जो फोर्स लगा रहा है पानी वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे कंसिडर किए, जो हमने देखे। इसकी वजह से क्या हो रहा है, द कॉर्क फ्लोट्स। ये जो नेट रिजल्ट है वो ये है कि द कॉर्क इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। तो ये हमने बात की कॉर्क की। अब अगर हम बात करें नेल की, तो यहाँ पे अगर हम क्या देखें, ये सिंक कर रहा है, तो जो डेंसिटी ऑफ आयरन नेल मतलब D3 इज ग्रेटर देन D2, मतलब ये पानी की डेंसिटी से ज्यादा है इसका, ठीक है। और क्या, जो अपथ्रस्ट है वाटर का, मतलब इधर भी फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ Fw, और नीचे की तरफ भी लग रही है Fg। तो Fw को हम क्या कह सकते हैं, बॉयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट, है ना। तो जो अपथ्रस्ट है इस केस में वो किससे कम है, इसके वेट से कम है। वेट क्या होता है, द फोर्स विद विच द ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। तो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो Fg, है ना। तो इस केस में क्या है, जो हमारा वेट है, मतलब जो अपथ्रस्ट है या फिर जो वेट ड्यू टू वाटर है, वो कम है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये दो बातें हैं जो हमने यहाँ पे कंसिडर की है, और ये दो रीजन है जो मेन एक्सप्लेनेशन है क्यों कॉर्क फ्लोट्स एंड नेल सिंक्स, आयरन नेल सिंक्स, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या है, द आयरन नेल सिंक्स, ठीक है। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और इन दोनों के बेसिस पर ही डेंसिटी और फोर्स, मतलब द डिफरेंस इन द फोर्स, तो इन दोनों के डिफरेंस की वजह से हम देखेंगे यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है आयरन नेल जो कि सिंक कर रहा है, और जो कॉर्क है वो नहीं सिंक कर रहा है, वो सरफेस पे है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बात हमें इतनी समझ में आ गई। तो अब अगर हम इस बात को लिखें प्रॉपर्ली और अगर हम समझें तो क्या लिख सकते हैं,
तो लेट्स राइट इट डाउन इन्हीं बातों को। तो अभी तक हमने जितनी बातें देखी थी अब हम उसको लिखते हैं। तो अगर हम उसको लिखें तो क्या कह सकते हैं, द कॉर्क फ्लोट्स, हमने देखा, वाइल द नेल सिंक्स, है ना। क्यों हुआ ये, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। ठीक है, अब अगर हम इसमें आगे चलें और डिफाइन करें डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी। और इससे हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम इससे इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमें डेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया। ओके, आगे चलते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं, द डेंसिटी ऑफ कॉर्क, द डेंसिटी ऑफ कॉर्क is less than the density of water, है ना। हमने देखा था कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर था वो ज्यादा था कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ कॉर्क। तो ये इसकी वजह से क्या हुआ, इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, दैट दिस मीन्स दैट अप थ्रस्ट, क्या है, अप थ्रस्ट, या फिर, और इसको मैं ठीक से लिखूं, अप थ्रस्ट और द बॉयंट फोर्स। अप थ्रस्ट को हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बॉयंट फोर्स, BUOYANT। ठीक है, दिस मीन्स दैट द अप थ्रस्ट और द बॉयंट फोर्स ऑफ वाटर is greater than the weight of cork। ठीक है, तो ये हमने कॉर्क का केस समझा। ठीक है, तो कॉर्क के केस में क्यों वो फ्लोट हो रहा है उसका रीजन यही है। तो क्यों आता है, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस इन द डेंसिटीज, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और डेंसिटी को हमने क्या डिफाइन किया, क्या होता है वो, मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो ये उसका फॉर्मूला है। और डेंसिटी ऑफ कॉर्क क्या है, इट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। इसकी वजह से क्या है, द अपथ्रस्ट, नहीं तो द बॉयंट फोर्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर, है ना, वो ज्यादा है, किससे, द वेट ऑफ द कॉर्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें पता होना चाहिए, जो कि रीजन है क्यों कॉर्क फ्लोट कर रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे आयरन नेल का केस। हमने क्या देखा था, आयरन नेल सिंक, क्यों, वो भी इसी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम शुरू करते हैं लिखना। तो आयरन नेल के केस में हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहली बात, डेंसिटी ऑफ आयरन नेल क्या है, इट इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखूं, क्या लिख सकते हैं, द डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। ये पहली बात है जो हमें देखी थी। इसका क्या मतलब हुआ, दिस मीन्स दैट द अप थ्रस्ट, है ना, अप थ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स, दोनों लिख सकते हो आप, ऑफ वाटर, अप थ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द नेल, ऑन द आयरन नेल, क्या है, इज लेस देन, वो कम है, कंपेयर टू व्हाट, द वेट ऑफ द नेल। तो इसकी वजह से क्या होता है, सो इट सिंक्स, राइट। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो इसके से क्या है, इसीलिए तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, हम ये निकाल सकते हैं दोनों केसेस को रेफर करने के बाद, देयरफॉर ऑब्जेक्ट्स of density less than that of a liquid float on liquid, है ना। तो अगर जिस भी लिक्विड, यहां सिर्फ पानी की बात नहीं हो रही, जिस भी लिक्विड में अगर आपने इमर्स किया, अगर उसकी डेंसिटी उस लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो वो फ्लोट करेगा। लेकिन अगर एल्स इट विल सिंक, मतलब
अगर उसकी डेंसिटी उस लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो क्या होगा, वो सिंक करेगा, मतलब डूब जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था जहां हमने बॉयंसी को समझा, हमने क्या समझा, कौन सा किस तरह से जो है एक फोर्स एक्ट लगती है पानी, जो कि पानी लगाता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी उसके सरफेस पे डाला गया है, इमर्स किया गया है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन से 2 पॉइंट्स है, सबसे पहला क्या होता है, डेंसिटी। हम क्या चेक करेंगे, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी क्या है। अगर वो उस लिक्विड से, सिर्फ पानी की बात नहीं हो रही, कोई भी लिक्विड अगर उस लिक्विड से ज्यादा है तो इट विल सिंक, जैसे कि आयरन नेल। लेकिन अगर कम है तो इट विल फ्लोट। ठीक है, और दूसरी बात हमने क्या देखा, हमने अपथ्रस्ट की बात की। किसकी बात की, हमने अपथ्रस्ट की बात की। तो अगर अपथ्रस्ट उस लिक्विड का, इस केस में वाटर है, अगर उसके जो भी जनरल लिक्विड की हम बात करें, अगर उसका अपथ्रस्ट ज्यादा है तो क्या होगा, इट विल स्टिल फ्लोट। ठीक है, नहीं तो इट विल सिंक। तो ये आज के लेक्चर में हमने बात की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देखेंगे, जो कि इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। हम उसको समझेंगे क्या होता है, एंड वो इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक होगा। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक आप बाकी वीडियोस देखो, पढ़ो, सारे कॉन्सेप्ट समझो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय।